नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है मैक्सिम्स एंड फेसेस ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण सूत्र और शिक्षण की अवस्थाएं, उसके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, जैसे आप लोग यहाँ पे नोटिस करते होंगे कि अभी जैसे मैंने कुछ बीएड के टॉपिक्स डाले हैं और उसमें ऊपर लिखा होता है असाइनमेंट। असाइनमेंट मतलब यहाँ पे ये है कि हम लोग जब बीएड कर रहे थे ना, तो उस समय जब हम लोग मैं जब बीएड कर रही थी तो क्या होता है कि जो कुछ टॉपिक्स होते हैं तो टीचर्स क्या करते हैं, उन टॉपिक्स में से कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं और वो असाइनमेंट के रूप में बच्चों को दे देते हैं और उन्हें सॉल्व करना पड़ता है। तो ये भी एक असाइनमेंट का ही पार्ट है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मैक्सिम्स एंड फेजेस ऑफ टीचिंग के बारे में। मैक्सिम्स एंड फेजेस ऑफ टीचिंग का मतलब कि जो शिक्षण सूत्र होते हैं, उनकी अवस्थाएं होती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो। क्या होता है ना, बहुत से ऐसे टॉपिक होते हैं जिसके हमें आंसर्स नहीं मिलते हैं, तो इन वीडियोस के थ्रू आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाती है। अच्छा हाँ, मैंने जो अभी लास्ट टाइम अभी 2 वीडियोस डाली थी, उसके मैंने अभी पीडीएफ नहीं डाले हैं, वो मैं जल्द ही डाल दूंगी टेलीग्राम पे। तो आप लोग सीधे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा वीडियो को, और अच्छा लगे वीडियो तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो देखिए हम इसमें बात कर रहे हैं शिक्षण सूत्र के बारे में। तो देखिए, शिक्षण सूत्र का मतलब क्या होगा कि एक तरीका होता है बच्चों को पढ़ाने का, एक टीचिंग मैथड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पहले शिक्षण सूत्र के बारे में, फिर इसकी अवस्थाओं के बारे में हम बात करेंगे। राइटिंग आप लोगों को समझ में तो आती है ना, क्योंकि ये जल्दी जल्दी लिखा हुआ है ना, तो पता नहीं आप लोगों को राइटिंग अच्छे से समझ में आए ना आए। और हाँ, मैंने जैसे कि पहले भी कहा था कि एक बार आप इसको ना पूरा एक फाइनल नोट बनाने से पहले ना आप एक बार इसको पूरा पढ़ लिया कीजिए, क्योंकि कहीं पे हो सकता है कोई मात्रा गलत हो, कोई वर्ड गलत हो गया हो, के का की हो गया हो, है ना। तो एक बार आप थोड़ा सा पढ़ के देख लीजिएगा, जहाँ पे कुछ मिस्टेक लगे तो आप अपनी तरफ से करेक्शन कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं शिक्षण सूत्र के बारे में। तो विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार विषय वस्तु के ज्ञान को प्रदान करना अध्यापक का परम कर्तव्य है। यानी कि टीचर जो भी बच्चों को पढ़ा रहा है, जो भी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनकी रुचि के अनुसार क्या करना चाहिए, ज्ञान को प्रदान करना चाहिए। और ये एक टीचर का क्या है, एक अध्यापक का परम कर्तव्य है। इसके लिए उसे कक्षा परिस्थितियों व कक्षा के वातावरण को इस प्रकार से तैयार करना होता है कि अधिक से अधिक अधिगम हो सके और यह अधिगम सफल हो। जैसे कि आप जानते हैं कि जब हमारे आसपास का इन्वायरमेंट पॉजिटिव होता है, हम हैप्पी फील करते हैं, हम चीज़ों को जल्दी सीखते हैं, हमारा ध्यान एक जगह लगता है, हम अच्छे से किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं। लेकिन अगर हमारे आसपास का इन्वायरमेंट ही अच्छा ना हो, नेगेटिविटी हो, तो हमारा दिमाग अच्छे से काम नहीं करता, हमारा इंटरेस्ट ही नहीं आता किसी चीज़ में। चाहे कितनी भी अच्छी चीज़ ला दो, लेकिन अगर आपके आसपास का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा तो क्या होता है कि हमारा जो नेगेटिविटी रहती है हमारे माइंड में, हम अच्छे से किसी चीज़ को सीख नहीं पाते हैं। तो क्या होता है कि क्लास का जो भी हमारा क्लास है, क्लास में हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है, एक टीचर को ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है कि बच्चे इंटरेस्ट के साथ चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। ठीक है, सो कक्षा के जो वातावरण होता है, टीचर को ऐसा क्रिएट करना होता है कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीखे, ज़्यादा से ज़्यादा अधिगम हो सके। ठीक है, अधिगम मतलब लर्निंग हो सके। अध्यापक पढ़ाते समय विभिन्न प्रकार की नीतियों, विधियों, व्यूह रचनाओं का प्रयोग करते हैं। मतलब पढ़ाते समय केवल ऐसा नहीं होता है कि हम लोग सिर्फ एक्सप्लेनेशन मेथड का, यानी कि व्याख्यान विधि का ही यूज़ नहीं करते हैं। आपने देखा होगा, अगर टीचर, अभी आप लोग खुद नोटिस करिए, आपके स्कूल टाइम पे अगर आपको कोई भी टीचर सिर्फ एक कहानी की तरह बस आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं शुरू में थोड़ा हो सकता है आपको इंटरेस्ट है, लेकिन धीरे धीरे आपको इंटरेस्ट क्या होता है, कम हो जाता है। लेकिन अगर कोई टीचर आपको अच्छे से तरह तरह के एग्जाम्पल्स के थ्रू, टीचिंग एड्स को यूज़ करते हुए आपको पढ़ाते हैं, है ना, आपको लाइव एग्जाम्पल देते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा इंटरेस्ट डेवलप होता है ना। तो जब टीचर होते हैं, तो जब वो पढ़ाते हैं, तो पढ़ाते समय वो अलग अलग मेथड्स का यूज़ करते हैं। एक्सप्लेनेशन मेथड का यूज़ करेंगे, ब्लैक बोर्ड स्किल का यूज़ करेंगे, टीचिंग एड्स यूज़ करेंगे। तो इससे क्या होता है, टीचिंग काफ़ी इफेक्टिव होती है, बच्चों का इंटरेस्ट बनता है, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं, है ना। तो यहाँ पे यही दिया गया है कि अध्यापक पढ़ाते समय विभिन्न प्रकार की नीतियों, विधियों, व्यूह रचनाओं का प्रयोग करते हैं, जो कि शिक्षण कार्य को सरल बनाती है। इससे हमारी टीचिंग भी क्या होती है, इफेक्टिव भी होती है और थोड़ी सी आसान हो जाती है। शिक्षण सूत्रों से तात्पर्य ऐसे सामान्य विचार एवं कार्य करने के तरीके से है जो शिक्षण के कार्य में सहायक सिद्ध होते हैं। यहाँ पे आपको जो शिक्षण सूत्र बताया गया है, तो शिक्षण सूत्र मतलब मैक्सिम्स मतलब क्या हो गया कि
ऐसे थॉट्स या कार्य करने का एक ऐसा तरीका जिसमें क्या हो कि आपकी जो टीचिंग हो वो आपको मतलब हेल्पफुल लगे, आपकी टीचिंग में भी क्या हो आप ऐसे मेथड्स यूज करें कि आपको टीचिंग करने में भी क्या हो हेल्पफुल लगे, इंटरेस्टफुल लगे, बच्चे भी अच्छे से सीख सकें, है ना। तो ऐसे विचारों का, ऐसे कार्य करने के तरीकों का प्रयोग, ठीक है। इन सामान्य विचारों व कार्यों का निर्माण अध्यापक, शिक्षा शास्त्रियों तथा मनोवैज्ञानिकों के अनुभव के आधार पर करता है। अब जब पढ़ाते हैं टीचर तो जो भी अलग अलग मेथड्स होते हैं, जो भी वो पॉलिसीज यूज करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो जो भी हमारे साइकोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं, शिक्षा शास्त्री होते हैं, तो उन्होंने जो भी अपने एक्सपीरियंसेस बताए होते हैं, आप पढ़ते ही हैं, जैसे भी आप लोग भी बीएड पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। बीएड में आपको यही तो सिखाया जाता है कि आपको एक बच्चे को कैसे पढ़ाना है, कौन कौन से मेथड्स का यूज़ करना है, बच्चे के बारे में पूरा अच्छे से, उसकी साइकोलॉजी के बारे में आपको अच्छे से सिखाया जाता है, क्योंकि आप आगे टीचर बनने वाले हैं और टीचर इतने सारे बच्चों को पढ़ाता है तो उसको पता होना चाहिए कि सामने वाला बच्चा कैसा है, कैसा नहीं है, और अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे सॉल्व करे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं पढ़ाई जाती हैं। तो ये जो आप चीज़ें फॉलो करते हैं, कैसे करते हैं फॉलो, जब आप उस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। अभी तक हमें भी नहीं पता था, जब तक हमने बीएड नहीं किया था तो हमें भी इतने अच्छे से नहीं पता था कि चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में। लेकिन बीएड में आके क्या होता है कि हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं और इससे हमें क्या होता है, हमें एक नॉलेज मिलती है कि अगर हम क्लासरूम में जाएंगे पढ़ाने तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, हमें सामने वाले बच्चे को कैसे ट्रीट करना है, हमें बच्चे के दिमाग से सोचना है, वो क्या इंटरेस्ट लेता है, उसका भी क्या लेवल है, हमें, है ना, कैसा पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कैसे एग्जाम्पल्स देने हैं उसके आगे। तो ये सारे मेथड्स आप कैसे सीख पाते हैं कि जो भी हमारे एजुकेशनिस्ट हैं या फिर जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने अपने जो भी चीज़ें बताई हैं, एक मेथड्स बताए हैं, तो उनके अनुसार एक शिक्षक बच्चों को ज्ञान प्रदान करते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए प्रत्येक अध्यापक को शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करना आना चाहिए। तो जो भी हम ये प्रोसेस करते हैं टीचिंग के, तो इस टीचिंग प्रोसेस को बहुत ज़्यादा ही इफेक्टिव, इंटरेस्टफुल बनाने के लिए हमें ये करने पड़ते हैं, बहुत सारे जो शिक्षण के सूत्र हैं उसको फॉलो करना पड़ता है, तभी हमारी जो टीचिंग होती है, जो हमारा शिक्षण होता है वो काफ़ी इफेक्टिव होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं, कुछ प्रमुख शिक्षण सूत्र निम्न प्रकार से हैं, जैसे सरल से जटिल की ओर, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, पहले आसान से शुरू करेंगे, इजी चीज़ें बताएंगे, फिर धीरे धीरे करके आप क्या करते हैं, जटिल की ओर जाते हैं। जैसे कि आपने अपने बुक्स के चैप्टर्स में देखे होंगे, शुरू में क्या होते हैं, थोड़े से इजी चैप्टर्स होते हैं और फिर धीरे धीरे करके क्या होते हैं, वो हार्ड चैप्टर्स आने लगते हैं, है ना। तो ऐसे ही जब आप पढ़ाते हैं तो पहले आप धीरे धीरे करके क्या होते हैं, सरल से जटिल की ओर जाते हैं, यानी कि फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ज्ञात से अज्ञात की ओर आप जानते हैं, फ्रॉम नोन टू अननोन, आप कि बच्चों को क्या चीज़ पता है, पहले आप उनसे जानते हैं, धीरे धीरे नॉलेज लेते हैं, फिर जो उनको नहीं पता होता है तब आप जाते हैं उनके बारे में, आगे जाते हैं, ठीक है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी कि फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, कुछ पहले या तो स्पेसिफिक कुछ बात बताएंगे किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, जो भी आप कंटेंट पढ़ा रहे हो, फिर धीरे धीरे कहाँ पे आते हो और बिल्कुल एक सामान्य बात की ओर आते हैं। तो फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, ये भी क्या है, एक शिक्षण सूत्र है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। संपूर्ण से अंश की ओर, फ्रॉम होल टू पार्ट। अनिश्चित से निश्चित की ओर, यानी कि फ्रॉम इनडेफिनेट टू डेफिनेट। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, फ्रॉम सीन टू अनसीन। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। मनोविज्ञान से तार्किक की ओर, यानी कि फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। अनुभूत से युक्ति युक्त की ओर, फ्रॉम एम्पेरिकल टू रैशनल। वास्तविकता से प्रतिरूप की ओर, फ्रॉम एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव। प्रकृति का अनुसरण, यानी कि फॉलो नेचर। स्वाध्याय से प्रोत्साहन की ओर, फ्रॉम इनकरेजमेंट टू सेल्फ स्टडी। आगमन से निगमन की ओर, फ्रॉम इंडक्शन टू रिडक्शन। तो ये कुछ मेथड्स आपको बताए गए हैं जो टीचिंग में यूज़ किए जाते हैं, इनके बारे में आप पढ़ेंगे। और यहाँ पे मैंने कुछ एक्सप्लेन भी कर रखे हैं। जैसे कि हम बात करेंगे सरल से जटिल की ओर, हम चलिए बात कर लेते हैं सरल से जटिल की ओर। पहले तो शिक्षण सामग्री में कई सरल व जटिल प्रकरण मतलब क्या होता है, टॉपिक्स होते हैं जिनको अध्यापक को पढ़ाना होता है। यदि अध्यापक पहले जटिल प्रकरणों को पढ़ाता है तो उससे विद्यार्थियों को सीखने में कठिनाई आती है, अतः अध्यापक को सरल से जटिल क्रम में प्रकरणों को पढ़ाना चाहिए। मतलब आपसे यहाँ पे ये बात कही गई है, जो भी हमने पढ़ा ना, यहाँ पे शिक्षण सूत्र की भी हमने यहाँ पे बात की थी, तो अभी हम इस सरल से जटिल की ओर बात करने जा रहे हैं। सरल से जटिल की ओर के बारे में हम अभी एक्सप्लेन यहाँ पे कर रहे हैं
कि हमारा जो पूरा कंटेंट होता है पढ़ाने का, तो हमारी बुक में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं ना, तो कुछ कैसे होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, कुछ इजी होते हैं। तो जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो आपने देखा होगा वैसे भी बुक में जो कंटेंट आता है सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ, यानी कि पहले इजी चैप्टर्स आते हैं, फिर धीरे धीरे हार्ड चैप्टर्स आते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, टीचर भी आप देखते होंगे कई बार क्या होता है कि जैसे बुक्स में आपको कुछ टीचर्स होते हैं जो आगे पीछे करके टॉपिक्स पढ़ाते हैं। जैसे अभी आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दिया, फिर आपको फिफ्थ चैप्टर पढ़ा दिया, तो पहले वो ये देखते हैं कि वे इसमें से इजी चैप्टर्स कौन से, पहले बच्चों को वो पढ़ाओ, उसके बाद जाके हार्ड। क्योंकि अगर आपको पहले एकदम से हार्ड पढ़ाने लग जाएंगे तो क्या होगा कि आपका इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, आप वहीं पे थक जाओगे पढ़ने में, आपका मन ही नहीं करेगा पढ़ने का। लेकिन इजी से चैप्टर्स होंगे तो क्या होगा, आप अच्छे से सीखोगे तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा, और फिर आप इंटरेस्ट लेके और आगे की चीज़ों को भी पढ़ने लगोगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने अपने खुद के एग्जाम्पल में भी देखा होगा कि अगर आप लोगों को कोई ईजी से काम देता है तो आप आसानी से जैसे कर लेते हो, समझ जाते हो, तो आपको अच्छा लगता है। लेकिन जैसे अगर आप कोई ऐसी चीज़ पढ़ने लग जाते हो बहुत हार्ड, आपको समझ ही नहीं आ रही उसकी लैंग्वेज, तो आपका इंटरेस्ट ही नहीं आएगा आगे पढ़ने का, आपका मन ही नहीं करेगा, है ना। तो हमेशा बच्चों को सरल से जटिल की ओर पढ़ाया जाता है। और हाँ, एक और बात ध्यान रखिएगा, जो ये सारे आपको ये बताए गए हैं ना, ये आपको कितने 14 आपको ये मैक्सिम्स बताए गए हैं, शिक्षण सूत्र बताए गए हैं, तो इनका भी जो यूज होता है ना, तो बच्चों के लेवल के हिसाब से होता है, ठीक है। कि जैसे बड़े बच्चों के लिए आप कुछ अलग तरह के मेथड्स यूज करेंगे, छोटे बच्चों के लिए अलग तरह के मेथड्स यूज करेंगे, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि नोन टू अननोन। विद्यार्थियों को सर्वप्रथम वे बातें बतानी चाहिए जिसकी जानकारी विद्यार्थियों को हो, फिर इनका संबंध नवीन ज्ञान से करना चाहिए, इससे सदैव सही ज्ञात होता है। मतलब यही है कि जो बच्चों को पता है तो ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना चाहिए। फिर विशिष्ट से सामान्य की ओर, इस सूत्र के अनुसार सर्वप्रथम विद्यार्थियों के समक्ष विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए और बाद में उन उदाहरणों के माध्यम से सामान्य नियम निकलवाने चाहिए। इस सूत्र का प्रयोग विज्ञान की विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के लिए अधिक लाभदायक होता है। विद्यार्थी पहले विशिष्ट बिंदु की ओर आकर्षित होते हैं, फिर वे सामान्यकरण की ओर बढ़ते हैं। फिर स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी कि फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार विद्यार्थी का विकास सबसे पहले स्थूल वस्तुओं से प्रारंभ होता है और इसके बाद वह इनके लिए सूक्ष्म शब्दों को ग्रहण करता है। अतः विद्यार्थियों की शिक्षा को आरंभ करते समय उससे पहले स्थूल पदार्थों तथा तथ्यों का ज्ञान कराना चाहिए। फिर आता है संपूर्ण से अंश की ओर। गेस्टल्टवादियों के अनुसार जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो सबसे पहले वह हमें पूर्ण दिखाई देती है, उसके पश्चात ही उसके अंगों या अंशों पर ध्यान जाता है। इसी प्रकार से शिक्षण के समय भी पहले विषय वस्तु को पूर्ण रूप से विद्यार्थियों के समक्ष रखा जाए और फिर धीरे धीरे उसके विभिन्न भागों के विषय में जानकारी देना चाहिए। जैसे हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं ना, तो पहले हम क्या बता दें कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, पूरा बस आप एक मोटा बता देते हैं कि हाँ, बच्चों को पता होता है कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तब जाके आप धीरे धीरे एक एक पार्ट को अच्छे से पढ़ाते हैं, है ना। तो वही चीजें रखिए। ऐसा करने से विद्यार्थी दिए गए ज्ञान को प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिया गया है कि यदि कक्षा में अध्यापक को सरसों के फूल के भागों के बारे में बताना है तो सबसे पहले अध्यापक को कक्षा में सरसों का पुष्प दिखाना होगा, उसके बाद ही अध्यापक उसके भागों के बारे में जानकारी देगा, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है। फिर आता है अनिश्चित से निश्चित की ओर। प्रारंभ में विद्यार्थियों के विचारों में अस्पष्टता व अनिश्चितता होती है। जैसे जैसे विद्यार्थी की आयु में वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे उसकी ज्ञानेंद्रियां विकसित होती है। ज्ञानेंद्रियां यानी कि सेंसेस, ठीक है। अन्य शब्दों में आयु बढ़ने के साथ, आयु मतलब जो आपकी एज होती है, तो वो बढ़ने के साथ साथ विद्यार्थी निश्चित ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। विज्ञान की पाठ्यपुस्तक के प्रस्तुतिकरण में सूत्र का प्रयोग अधिक प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है। फिर आगे हम बात करते हैं प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। इसमें सबसे पहले विद्यार्थियों को वह वस्तुएं दिखाई जाती हैं जो कि प्रत्यक्ष होती हैं, व फिर उस प्रत्यक्ष वस्तु का संबंध अप्रत्यक्ष वस्तु से किया जाता है, वह उसे जाना जाता है। विद्यार्थी प्रत्यक्ष वस्तुओं या घटनाओं से बहुत जल्दी सीख जाते हैं, इससे ज्ञान स्थिर होता है। मतलब जब आप किसी चीज को पढ़ा रहे हो तो उसका एक लाइव एग्जाम्पल देके जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे ना, तो वो ज्यादा अच्छे से एक एक चीज को सीख पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम यहीं से ले लेते हैं कि अगर हम एक फ्लावर के बारे में पढ़ा रहे हैं, अगर पॉसिबल है आसपास आपके कोई फ्लावर है, या तो आप वहाँ पे गार्डन में जाकर के बच्चों को उसके बारे में दिखा के आप उसको पढ़ा सकते हैं, है ना। या फिर एक
फ्लावर को आप अपने क्लासरूम में दिखा के एक एक चीज़ को आप पढ़ाएंगे तो बच्चे उस चीज़ को देख भी रहे हैं, उस चीज़ के बारे में पढ़ भी रहे हैं तो जल्दी सीखेंगे, है ना। जैसे अगर आप एक ट्री के बारे में पढ़ा रहे हो तो आसपास जो ट्री है तो आप उसको दिखा के या उसका पूरा एक डायग्राम के थ्रू आप क्या करेंगे, दिखाएंगे बच्चों को कि हाँ देखो ये ट्री है, ये इसकी ब्रांचेस होती हैं, ये इसकी लीव्स होती हैं। तो जब आप लाइव एग्जाम्पल देके बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे जल्दी भी सीखते हैं और उनके दिमाग में क्या होता है, वो ज्ञान एक तरह से अच्छे से फीड हो जाता है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो विश्लेषण के माध्यम से किसी भी विषय के विभिन्न तत्वों का विश्लेषण किया जाता है। इससे विद्यार्थियों को समस्या के बारे में स्पष्ट और निश्चित ज्ञान प्राप्त होता है। विश्लेषण के अंतर्गत समस्या को विभिन्न अंगों में अलग अलग करके अध्ययन किया जाता है। विश्लेषण से प्राप्त सूचनाओं को जोड़कर समग्र रूप से समझना संश्लेषण का उपयोग करना है। इस शिक्षण सूत्र के माध्यम से विषय की कठिनाई को जाना जा सकता है। एक कुशल अध्यापक पहले विद्यार्थियों के विचारों का विश्लेषण करके ज्ञान प्रदान करता है, फिर संश्लेषण के द्वारा उस ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। फिर आता है मनोविज्ञान से तार्किक की ओर। विद्यार्थियों को ज्ञान देते समय मनोवैज्ञानिक से तार्किक क्रम को अपनाना चाहिए। बालक की रुचि, योग्यताओं, जिज्ञासा, आवश्यकता व परिपक्वता के अनुसार पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों व शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। अनुभूत से युक्ति युक्त की ओर। अनुभूत ज्ञान वह होता है जिसे विद्यार्थी अपने निरीक्षण द्वारा प्राप्त करता है, जैसे पानी का जमना, पिघलना। अध्यापकों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आरंभ अनुभूत ठोस अनुभवों से किया जाना चाहिए, क्योंकि ठोस अनुभूत सत्यों की अनुभूति के बाद ही युक्ति युक्त चिंतन आता है। युक्ति युक्त ठोस अनुभवों का ही फल है। अध्यापकों को विद्यार्थियों के सामने पहले प्रत्यक्ष अनुभव व उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए, फिर उसे विद्यार्थियों के इन प्रत्यक्ष अनुभवों तथा उदाहरणों को तर्कयुक्त बनाने का प्रयास करना चाहिए। अभी कितना है, अभी तो है इसमें ना, है वास्तविकता से प्रतिरूप की ओर। देखिए मैं आपको ना यहाँ पे केवल एक पढ़ के बता देती हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा है ये और मैं पढ़ इसलिए रही हूँ ताकि अगर आपको कहीं पे कुछ मिस्टेक हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कोई वर्ड, तो आप उसको समझ सकें। ठीक है, तो वास्तविकता से प्रतिरूप की ओर। शिक्षण प्रक्रिया तब ज्यादा तीव्र गति से चलती है जब अध्यापक कक्षा में विद्यार्थियों के सम्मुख प्राकृतिक शिक्षण सामग्री प्रस्तुत करता है। जैसे किसी वृक्ष के बारे में बताते हुए इसे बाहर ले जाकर उसे प्रत्यक्ष रूप से भी दिखाएं तो बताया गया स्थिर व रोचक बताया गया मतलब ज्ञान जो होता है वो स्थिर व रोचक होगा। यहाँ पे ना आप लोग ज्ञान लिख देना गया के बाद। ठीक है, फिर आता है प्रकृति का अनुसरण। इस शिक्षण सूत्र के अनुसार बालक को शिक्षा उसकी प्रकृति के अनुसार देनी चाहिए। प्रकृति के अनुकरण के दौरान विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक स्तर के अनुसार ही शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, उसकी क्षमताओं के विरुद्ध कभी भी नहीं जाना चाहिए। अतः अध्यापक को शिक्षण के दौरान अप्राकृतिक व अमनोवैज्ञानिक विधि नहीं अपनानी चाहिए, इससे उनके शिक्षा के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। फिर स्वाध्याय से प्रोत्साहन की ओर। जब विद्यार्थी स्वाध्याय द्वारा कोई ज्ञान प्राप्त करता है तो वह ज्ञान उसके मस्तिष्क का स्थायी अंग बन जाता है। स्वाध्याय द्वारा विद्यार्थी बहुत सी कठिनाइयों को स्वयं ही सरलता व सफलतापूर्वक सुलझा लेता है। अतः विद्यार्थियों को सदैव स्वाध्याय के लिए प्रेरित करना चाहिए। स्वाध्याय मतलब सेल्फ लर्निंग, एक तरह से सेल्फ लर्निंग हो गया या खुद पढ़ना, है ना। आगमन से निगमन की ओर। आगमन द्वारा यह पता चलता है कि यदि कोई तथ्य किसी परिस्थिति में सच या सही है तो उसी प्रकार की अन्य स्थितियों में भी वह सही ही होगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अध्यापक को कई उदाहरण प्रस्तुत करनी चाहिए। निगमन से तात्पर्य किसी कथन को सामान्य से विशेष में विश्लेषण द्वारा परिवर्तित करना है। इस प्रक्रिया में पहले कुछ सिद्धांतों, नियमों आदि को प्रस्तुत किया जाता है। तत्पश्चात उदाहरणों के द्वारा उन सिद्धांतों, तथ्यों या नियमों की सत्यता या वैधता मतलब वैलिडिटी को जांचा जाता है। तो ये थे आपके कुछ शिक्षण सूत्र थे जिसके बारे में पूरा एक्सप्लेन कर दिया है आपको। अच्छा देखिए, ये देखिए शिक्षण की अवस्थाएं हैं, इसको ना आप लोग देख लीजिएगा। मैं ये पूरा नहीं पढ़ूंगी क्योंकि वीडियो वरना बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। तो ये आपकी जो कुछ शिक्षण की अवस्थाएं हैं, यहाँ पे कहीं पे कुछ मिस्टेक्स भी हो रखी हैं, जैसे यहाँ पे थोड़ी सी, तो ये आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बता रखा है तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ये पूरा नोट्स जो है आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारा वीडियो जिसका नाम था मैक्सिम्स एंड फेजेस ऑफ टीचिंग। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।